हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे विनिमय पत्र के अर्थ, पक्षकार और विनिमय पत्र के प्रकार के बारे में। तो सबसे पहले विनिमय पत्र को पढ़ने से पहले हम लोग एक शब्द को समझ लेते हैं कि विनिमय साध्य प्रलेख। ठीक है, विनिमय साध्य प्रलेख यानी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? यानी ऐसा विपत्र जिसका विनिमय किया जा सकता है, यानी जिसका विनिमय के लिए भुगतान किया जा सके या प्राप्त किया जा सके, यानी जिसका लेन देन किया जा सके मुद्रा के विकल्प के रूप में, उसे हम विनिमय साध्य प्रलेख के अंतर्गत रखते हैं। तो जो विनिमय साध्य प्रलेख होते हैं उसमें कुल 3-4 प्रलेख को हम लोग रखते हैं, जैसे विनिमय पत्र, प्रतिज्ञा पत्र, हुंडी और चेक। ये सब विनिमय साध्य प्रलेख के अंतर्गत आते हैं, यानी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं विनिमय विपत्र के बारे में। तो ये विनिमय पत्र होता क्या है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे विनिमय पत्र का अर्थ। ठीक है, मीनिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। मीनिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि विनिमय पत्र होता क्या है। ठीक है, तो आसान सी भाषा में अगर हम कहें तो विनिमय पत्र एक शर्त रहित लिखित आज्ञा पत्र होता है, जिसमें विनिमय पत्र लिखने वाला विनिमय पत्र स्वीकार करने वाले को यह आदेश देता है कि विनिमय पत्र में लिखित धनराशि का भुगतान उसे अथवा उसके आदेशानुसार या एक निश्चित अवधि के समाप्त होने पर या मांगने पर कर दिया जाए। ये होता है विनिमय पत्र का अर्थ। यानी इसके अगर परिभाषा को हम लोग समझें, विनिमय पत्र एक शर्त रहित, यानी इसमें कोई शर्त या कंडीशन नहीं होता है। लिखित ये आदेश पत्र होता है, जिसमें जो होता है लेखक वो आदेश देता है किसको? भुगतान पाने वाले, भुगतान करने वाले को, यानी जो उधार माल खरीदने वाला होता है उसे लेखक आदेश देता है कि इस विपत्र में जो धनराशि उल्लिखित है उसका भुगतान मुझे मांगने पर या मेरे आदेशानुसार किसी तीसरे पक्षकार को मांगने पर एक निश्चित अवधि के समयावधि के समाप्त होने पर या मांग पर, दोनों प्रकार का हो सकता है, देय होता है। उसे हम बिल ऑफ एक्सचेंज या विनिमय पत्र कहते हैं। ठीक है, तो विनिमय पत्र का अर्थ हम लोग यहाँ देख लिए होंगे। अब हम लोग देखते हैं विनिमय पत्र के पक्षकार। ठीक है, कौन कौन से पक्षकार होते हैं? तो यहाँ 3 पक्षकार होते हैं विनिमय विपत्र के पक्षकार। तो 3 पक्षकार होते हैं, जो जैसे पहला हम लोग देखते हैं यहाँ, इसको बोलते हैं लेखक। लेखक या आहर्ता, इसको ड्रावर भी कहा जाता है। ठीक है, लेखक या ये विनिमय पत्र के पक्षकार हैं, जिनमें पहला है लेखक या आहर्ता। नाम से स्पष्ट है, लेखक यानी लिखने वाला, ड्रावर उसको ड्रा करने वाला। तो ये सामान्यतः कौन होता है? जो उधार माल बेचने वाला होता है, यानी वो लेनदार होता है। तो लेनदार जो होता है वो लेखक होता है, और लेखक जो ही है विनिमय पत्र को ड्रा करता है, उसको लिखता है। विनिमय पत्र लिखने, जैसे इसका कंडीशन क्या होता है, शुरू से समझते हैं हम लोग कि विनिमय पत्र का बात आता कहां से है। जैसे हमने किसी दूसरे व्यक्ति को उधार माल बेचा, अब उस व्यक्ति को मैंने उधार माल दे दिया, मान लीजिए उसकी साख अगर ठीक ठाक है तो ठीक है, नहीं तो मुझे ये भी डर है कि उससे भुगतान मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और भुगतान मिलेगा भी तो कब मिलेगा। इन अनिश्चितताओं को दूर करने के लिए लेखक एक विपत्र लिखता है। जैसे मैं एक विपत्र लिखा और उनसे कह दिया कि आप इसको स्वीकार कर लीजिए, वे उस पर दस्तखत करके स्वीकृत शब्द लिख के दे देंगे, तो मेरे लिए विपत्र हो जाएगा, विनिमय पत्र, प्राप्त विनिमय पत्र। यहाँ देखते हैं लेखक जो होगा, यानी मैंने जब माल देने के बाद एक विपत्र लिखा तो उसे ही कहा जाएगा ड्राफ्ट या विपत्र। जब ड्राफ्ट जब स्वीकृत हो गया जाता है तब वो विपत्र कहलाता है, विनिमय पत्र। तो लेखक यानी जो बिल को राइट करता है, लिखता है, वो लेखक होता है। ठीक है, दूसरा जो पक्षकार है उसको हम बोलते हैं लेखक और स्वीकर्ता। स्वीकर्ता या आहारी, इसे हम लोग ड्रावी भी कहते हैं। स्वीकर्ता या आहारी। अब ये स्वीकर्ता कौन होता है? यानी मैं ड्रावर था, यहाँ मैंने लिखा, जिसके ऊपर बिल लिखा वो क्या होगा? स्वीकर्ता होगा। यानी उस विपत्र, उस फॉर्मेट पर जो स्वीकृत शब्द लिख करके बिल को दस्तखत करके वापस कर दे, वो बिल का स्वीकर्ता होता है।
यानी जिसके ऊपर विपत्र लिखा जाए। जैसे मैं एक लेखक हूं, मैं राम को उधार माल बेचा तो मैं राम के नाम पर एक विपत्र लिखूंगा और राम उस पर स्वीकृत शब्द लिख करके अपने दस्तखत करके मुझे दे देगा। तो जो राम जो होगा वो क्या होगा, वे स्वीकार करता है, यानी विपत्र को स्वीकृत करने वाला है, उस पर वो एग्री है कि ठीक है मैं सहमत हूं, इस विपत्र के टर्म एंड कंडीशन को मैं मानता हूं और उसका भुगतान मैं करूंगा। तो वो विपत्र का स्वीकर्ता या आहारी या ड्रावी कहलाता है। तीसरा पक्ष होता है भुगतान पाने वाला। भुगतान पाने वाला या इसको बोलते हैं अदाता, इंग्लिश में इसे बोलते हैं पेई। ठीक है, भुगतान पाने वाला या अदाता या पेई। भुगतान पाने वाला, देखिए विपत्र के 3 कंडीशन होते हैं। पहला स्थिति ये होता है कि जो लेखक होता है उसे भुगतान तिथि तक अपने पास रखे। दूसरा कंडीशन क्या होता है, लेखक जो होता है उसे पैसे की आवश्यकता होती है तो वह बैंक से बिल को भुना लेता है, इस वजह से भुगतान पाने वाला जो होगा वो बैंक हो जाएगा। पहले कंडीशन में लेखक था, दूसरे कंडीशन में फिर वो बैंक हो गया। तीसरा कंडीशन कहता है कि जब लेखक जो है किसी अपने देनदार को क्या किया, अपने किसी लेनदार को अपने किसी लेनदार को उधार के बदले में इस विनिमय पत्र का बेचान कर दिया, यानी इंडोर्स कर दिया, तो जो इंडोर्सी होगा वो भुगतान पाने वाला या अदाता कहलाएगा। ठीक है, तो ये 3 पक्षकार हो गए, लेखक हो गया, स्वीकर्ता और भुगतान पाने वाला। अब हम लोग बात करते हैं विनिमय पत्र के प्रकार। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं विनिमय पत्र के प्रकार। तो जो विनिमय पत्र होता है मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है। यहाँ मैं चारों प्रकार को कैटेगराइज कर दिया हूं। ये पहला जो है इसको बोलते हैं हम लोग स्थान की दृष्टि से। स्थान की दृष्टि से, तो स्थान की दृष्टि से जो विनिमय पत्र होता है वो 2 प्रकार का होता है। वो 2 प्रकार कौन कौन है? पहला है देशी विनिमय विपत्र, पहला देशी विनिमय पत्र है और दूसरा है विदेशी विनिमय पत्र। विदेशी विनिमय विपत्र। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं स्थान की दृष्टि से। ये सभी किसके प्रकार हैं? विनिमय विपत्र के प्रकार। अब विनिमय पत्र के प्रकार में जो पहला मुख्य प्रकार है वो स्थान की दृष्टि से, यानी प्लेस के दृष्टिकोण से हमको कौन कौन से प्रकार देखने को मिलेंगे। तो पहला है देशी। देशी समझते हैं, देशी विनिमय पत्र क्या है? ऐसा विनिमय पत्र जो उस देश की सीमा के, जो उसका सीमा है उस सीमा के अंदर ही उसके लेखक और उसका भुगतान पाने वाला, उसका भुगतान स्वीकार करने वाला, यानी जो भी तीनों पक्षकार होते हैं वो एक ही देश के होंगे, उसे हम देशी विनिमय पत्र कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा देश भारत है, तो यहाँ लेखक, स्वीकारकर्ता, भुगतान पाने वाला, ये जो तीनों होंगे ये तीनों भारत देश के ही रहने वाले होंगे, इसे हम देशी विनिमय पत्र कहेंगे। विदेशी विनिमय पत्र की स्थिति में क्या है? ऐसा विनिमय पत्र जिसमें भुगतान पाने वाला या भुगतान स्वीकार करने वाला या भुगतान का या लेखक, बिल का लेखक, ये तीनों अलग अलग देश के हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक लेखक है जो भारत का है, भुगतान पाने वाला नेपाल का है और भुगतान स्वीकार करने वाला भूटान या बांग्लादेश का है, तो ऐसी स्थिति में ये जो बिल लिखा जाएगा वो होगा विदेशी विनिमय पत्र। यानी विदेशी विनिमय पत्र समझ में आ गया? ऐसा विपत्र जो एक देश की सीमा को लांघ जाए, उसके राइटर किसी और देश के हों, उसका स्वीकार करने वाला किसी और देश का हो। तो समझ में आ गया? बहुत ही आसान है। देशी मतलब एक देश की सीमा के अंदर उसका लेन देन, विदेशी मतलब एक देश की सीमा को लांघ करके दूसरे देशों के पास वो चला जाए। तो इस प्रकार स्थान की दृष्टि से 2 प्रकार है, देशी विनिमय पत्र और विदेशी विनिमय पत्र। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रकार है, स्थान की दृष्टि से हो गया। अब देखिए स्थान की दृष्टि के बाद फिर आता है समय की दृष्टि से। दूसरा मेन प्रकार जो है वो है समय की दृष्टि से। समय की दृष्टि से, समय की दृष्टि से जो होगा वो होगा जिसको बोलते हैं हम दर्शनी विनिमय पत्र, या इसको और एक नाम है
मांग विनिमय विपत्र, मांग विनिमय विपत्र, ठीक है, दर्शनी विनिमय पत्र या मांग विनिमय विपत्र। दूसरा जो इसका टॉपिक प्रकार है वो है मुद्दती, मुद्दती या मुद्दती बोलते हैं या फिर इसको सावधि भी बोलते हैं, मुद्दती या सावधि विनिमय विपत्र, विपत्र, ठीक है, मुद्दती या सावधि। अब इन दोनों प्रकारों को समझते हैं। ये किसके दृष्टिकोण में? समय यानी एक टाइम पीरियड, इसके आधार पर कह रहा है दर्शनी। दर्शनी का मतलब होता है दर्शन मात्र से ही, ऐसा विपत्र जिसका जो लेखक होता है वह स्वीकारकर्ता के पास या विपत्र का धारक जो होता है वह स्वीकारकर्ता के पास जब चाहे बिल को लेकर के जाए और उसका दर्शन मात्र से ही जो बिल को स्वीकार करने वाला है वो उसका भुगतान कर दे, तो इस प्रकार को हम दर्शनी या मांग विनिमय पत्र कहते हैं। दर्शनी यानी दर्शन से जब उसको स्वीकारकर्ता का दर्शन करा दिया जाए, या मांग विनिमय पत्र यानी जब उस विनिमय पत्र का मांग उसके धारक के द्वारा कर दिया जाए, तो इस प्रकार के विनिमय पत्र को हम दर्शनी या मांग विनिमय पत्र कहते हैं। दूसरा जो है वो है मुद्दती, सॉरी यहाँ मुद्दती होगा, मुद्दती, ये पूरा द होगा, ठीक है, मुद्दती, मुद्दती, ठीक है, मुद्दती या सावधि विनिमय पत्र। मुद्दती क्या होता है? एक निश्चित अवधि या एक निश्चित सावधि, ठीक है, एक निश्चित अवधि या सावधि यानी ऐसा विपत्र जो एक निश्चित अवधि के बीत जाने के बाद ही भुगतान किया जाएगा, उससे पहले उसका भुगतान नहीं होगा। इस प्रकार के विनिमय पत्र को मुद्दती या सावधि विनिमय पत्र कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक कोई विपत्र है जिसकी अवधि मान लीजिए 2 माह की है, ठीक है, 2 माह, तो इसका भुगतान, जैसे आज कोई विनिमय पत्र लिखा जाता है, आज की तिथि मैं डाल देता हूँ 14 फरवरी 2023, ठीक है, 14 फरवरी 2023, और ये 2 माह का विपत्र लिखा जाता है, तो ये किस प्रकार का विपत्र होगा? मुद्दती या सावधि विपत्र। लेकिन इसकी भुगतान तिथि कब होगी ये निश्चित होना पड़ेगा, तो भुगतान तिथि इसमें हम 2 माह और जोड़ देंगे, तो फरवरी है तो मार्च और अप्रैल, 2 महीना इंक्लूड हो गया। अप्रैल के बाद क्या करेंगे? अप्रैल में हम यानी हमारा जो आएगा वो डेट क्या आएगा? 14 अप्रैल। 14 अप्रैल के पहले 14 अप्रैल में हम 3 दिन और जोड़ लेंगे, यानी हमारा जो भुगतान तिथि है वो 14 अप्रैल है, उसमें 3 दिन हम अनुग्रह यानी डे ऑफ ग्रेस, अनुग्रह दिवस भी जोड़ते हैं, इसको भी आगे बताया जाएगा। अनुग्रह दिवस जब इसमें 3 दिन जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 14-3-17 अप्रैल 2023। तो ये आपकी भुगतान तिथि हो जाएगी या परिपक्वता तिथि या मैच्योरिटी डेट। तो मुद्दती या सावधि विनिमय पत्र समझ में आ गया होगा, जिसमें एक अवधि हो, जैसे ये 2 माह। ये दर्शनी या मांग विनिमय पत्र में कोई अवधि नहीं है, इसका धारक जब भी चाहे उसका भुगतान प्राप्त कर सकता है, ठीक है। तो ये मुख्य रूप से विनिमय पत्र के जो प्रकार हैं, स्थान की दृष्टि से देशी विनिमय पत्र और समय की दृष्टि से दर्शनी या मांग पत्र या मुद्दती या सावधि विनिमय पत्र। ये तीसरा प्रकार है, इसको देखते हैं। तीसरा जो प्रकार है वो कहता है, तीसरा जो कहता है कि उद्देश्य की दृष्टि से, यानी आपका विपत्र लिखने का उद्देश्य क्या था। जो तीसरा प्रकार है मुख्य वो है उद्देश्य की दृष्टि से, ठीक है, उद्देश्य की दृष्टि से। उद्देश्य की दृष्टि से भी 2 प्रकार हैं। वो 2 प्रकार हैं, जो पहला है वो है व्यापारिक विनिमय विपत्र, व्यापारिक विनिमय विपत्र, और दूसरा है इसको बोलते हैं अनुग्रह या सहायतार्थ, अनुग्रह या सहायतार्थ विनिमय विपत्र, ठीक है, अनुग्रह या सहायतार्थ। तो पहला जो है व्यापारिक विनिमय, उद्देश्य की दृष्टि से समझते हैं, यानी कि विनिमय पत्र लिखने का उद्देश्य क्या है। तो पहले वाले का जो उद्देश्य है वो है व्यापारिक विनिमय विपत्र, यानी ऐसा विपत्र जो माल खरीदने या बेचने के बाद अपने जो माल उधार बेचा उसको उसके पैसे को पाने के लिए जो विपत्र लिखा जाता है उसे हम व्यापारिक विनिमय विपत्र कहते हैं। व्यापारिक यानी माल का खरीद बिक्री, यानी खरीद बिक्री करने के बाद जो विपत्र लिखा जाता है उसे हम
व्यापारिक विनिमय पत्र कहते हैं। व्यापार वही है, व्यापार कहते हैं किसे हैं, किसी वस्तु का क्रय विक्रय करके लाभ कमाना। तो व्यापारिक क्या होगा, क्रय विक्रय करने के बाद जो भी पत्र लिखा जाता है वो व्यापारिक विनिमय पत्र कहलाएगा। दूसरा है अनुग्रह या सहायतार्थ विनिमय पत्र। हम लोग जितने भी अभी इस चैप्टर में क्वेश्चन को देखेंगे वो इन्हीं दोनों से रिलेटेड होंगे, व्यापारिक विनिमय पत्र और अनुग्रह विनिमय पत्र या सहायतार्थ। तो व्यापारिक पत्र क्या होता है, जहां जो हम लोग समझे थे कि एक लेखक होता है, वो ड्रॉ करके देता है, जो उसको स्वीकार करने वाला होता है वो उसको स्वीकृत करके फिर वापस कर देगा लेखक के पास। फिर लेखक भुगतान तिथि तक या तो अपने पास रखे या तो किसी और को उसका इंडोर्स कर दे। और यहाँ क्या है, वही चीज है, व्यापारिक विनिमय पत्र वो कहलाएगा। अनुग्रह विनिमय पत्र जो है ये अलग है, ठीक है। अनुग्रह विनिमय पत्र क्या होता है, इसमें यहाँ दिया हुआ है पारस्परिक सहायतार्थ, यानी यहाँ कोई व्यापारिक लेन देन नहीं होता है, ठीक है। अनुग्रह विनिमय पत्र में क्या होता है, कोई व्यापारिक लेन देन नहीं होता है। यहाँ केवल और केवल एक दूसरे की सहायता के लिए, आर्थिक सहायता के लिए विनिमय पत्र लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए कि दो व्यक्ति हैं, राम और श्याम मान लेते हैं, राम और श्याम, ठीक है। राम और श्याम दो व्यक्ति हैं, इनको कुछ समय के लिए, मान लीजिए 3 महीने के लिए कुछ धन की आवश्यकता है। तो राम क्या करेंगे, एक विनिमय पत्र लिखेंगे श्याम के ऊपर और श्याम उस विनिमय पत्र को स्वीकार करके फिर राम को दे देंगे, जो जिसकी अवधि 3 माह की होगी। अब राम क्या करेंगे, उस विनिमय पत्र को बैंक से क्या कर लेंगे, बैंक से डिस्काउंट करा लेंगे, ठीक है। बैंक से ये डिस्काउंट करा लेंगे, यानी राम ने एक विपत्र श्याम के ऊपर लिखा, श्याम स्वीकृत करके राम को दे दिया और राम जो है उसको बैंक से डिस्काउंट करा लिया, यानी बैंक से उसको भुना लिया। अब विपत्र की जो राशि होगी, मान लीजिए विपत्र 1 लाख रुपए का था, तो ये लोग क्या करेंगे, आपस में उसको 50-50 हजार बांट सकते हैं या फिर 60-40, इनका जो भी रेशियो हो उस आधार पर ये बांट लेंगे और 3 महीने अपना अपना व्यापार करेंगे। 3 महीने का पीरियड जैसे ही खत्म होगा, यानी उसकी भुगतान तिथि जब आएगी, तो ये क्या करेंगे, राम अपने हिस्से का पैसा और श्याम अपने हिस्से का पैसा, यानी मूलधन प्लस ब्याज, ठीक है, मूलधन और ब्याज दोनों जोड़ करके ये लोग दे देंगे किसको, बैंक को। और बैंक में जब पैसा जमा हो जाएगा तो वो बिल फिर समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो विनिमय पत्र की राशि को ये अपने हिस्से का, यानी जितना ये लिए होंगे वो उतना देंगे और श्याम जितना लिए होंगे उतना प्लस उसमें जो इंटरेस्ट होगा वो जोड़ करके ये फिर बैंक में जमा कर देंगे। इससे क्या होगा, ये 3 महीने के लिए इनकी जो आर्थिक समस्या थी वो दूर हो गई और इन्होंने उसी पैसे से कुछ बिजनेस करके फिर बैंक में वापस लौटा दिया। तो इसका नाम ही है परस्पर सहायतार्थ, यानी एक दूसरे की सहायता के लिए ये विपत्र लिखा जाता है। यानी ये उद्देश्य की दृष्टि से इसका कोई लेन देन नहीं होता, केवल सहायता मात्र होता है। व्यापारिक विनिमय पत्र सहायता नहीं होता है, अपने भुगतान को प्राप्त करना ये उसका उद्देश्य होता है, ठीक है। तो यहाँ उद्देश्य की दृष्टि से 3 प्रकार रखे आ गए, सॉरी 2 प्रकार, व्यापारिक विपत्र और अनुग्रह विपत्र, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे जो है वो क्या क्या है भुगतान की दृष्टि से। अब भुगतान की दृष्टि से भी 3 होंगे, ठीक है। ये तो तीसरा पक्षकार था, ये अभी हम चौथा देखते हैं। चौथा जो होगा वो होगा, कौन कौन होंगे, इसको आगे और कर लेते हैं। अब यहाँ है हमारा भुगतान की दृष्टि से, यानी भुगतान पाने और देने वाले की दृष्टि से, भुगतान की दृष्टि से या दृष्टिकोण से, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। अब भुगतान की दृष्टि से ये जो होगा ये चौथा नंबर है। भुगतान की दृष्टि से पहला होगा प्राप्त बिल, ठीक है। प्राप्त बिल जिसे हम बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल, ठीक है, शॉर्ट में बीआर बोलते हैं। और दूसरा जो है वो है देय बिल जिसे शॉर्ट में बिल्स पेएबल बोलते हैं, ठीक है। बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल। अब इसको समझते हैं हम लोग, जैसे यहाँ क्या कर रहा है, भुगतान की दृष्टि से प्राप्त बिल और देय बिल। प्राप्त बिल कौन होगा, यानी जिसका भुगतान प्राप्त करने वाला व्यक्ति होगा वो प्राप्त बिल होगा और जो व्यक्ति जिसका भुगतान देगा वो उसके लिए देय बिल होगा। इसको ऐसे समझते हैं आसान भाषा में, जैसे यहाँ पे हमने राम और श्याम का जिक्र किया था, राम और श्याम, ठीक है। इन्हीं को फिर से देखते हैं। राम एक विपत्र लिखे, श्याम को दे दिए, यानी ये लेखक हुए और ये उसको स्वीकार करता है, तो इन्होंने विपत्र को स्वीकार कर लिया, ठीक है। अब स्वीकार
करके ये विपत्र को इसके पास देंगे, राम के पास, तो वो बिल जो है राम के लिए क्या होगा, बिल्स रिसीवेबल होगा, और श्याम के लिए वो बिल्स पेएबल होगा। कैसे होगा इसको समझिए। राम ने एक विपत्र लिखा, श्याम को दिया, श्याम उसको स्वीकृत करके फिर राम को दे दिया, तो अब ये जो बिल्स रिसीवेबल हो गया राम के लिए, क्यों, क्योंकि उस विपत्र की राशि जो है राम प्राप्त करेगा। उस विपत्र की राशि किसको मिलेगी, राम को, तो यानी प्राप्त विपत्र किसके लिए होगा, राम के लिए। अब श्याम जो है ये इसके लिए देय बिल क्यों है, बिल्स पेएबल क्यों है, क्योंकि ये उस बिल का भुगतान करेगा, इसलिए ये बिल्स पेएबल इसके लिए होगा। ठीक है, मतलब बिल वही है, बस भुगतान की दृष्टि से उसके नाम बदल जाएंगे। जैसे इसी को दूसरे तरीके से अगर समझें कि एक विपत्र श्याम ने लिखा राम को, ठीक है, ठीक इसका उल्टा, श्याम ने लिखा राम को और राम उसको स्वीकृत करके फिर श्याम को दे दिया, तो अब इस कंडीशन में क्या होगा, ये विपत्र श्याम के लिए जो है बिल्स रिसीवेबल हो जाएगा और राम के लिए बिल्स पेएबल हो जाएगा। यानी अब इस विपत्र की भुगतान जो है बिल्स रिसीवेबल यानी पेमेंट जो है वो श्याम लेगा और बिल्स पेएबल यानी बिल का भुगतान जो है वो राम करेगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। प्राप्य बिल और देय बिल, यानी ऐसा बिल जिसका भुगतान हम प्राप्त करते हैं वो हमारे लिए प्राप्य बिल यानी बिल्स रिसीवेबल होगा। ऐसा बिल जिसका भुगतान हम करते हैं वो हमारे लिए देय बिल या बिल्स पेएबल कहलाता है। तो यहाँ हमने क्या देखा, विनिमय पत्र के प्रकार में पहला था स्थान की दृष्टि से, दूसरा था समय की दृष्टि से, तीसरा था उद्देश्य की दृष्टि से और चौथा था भुगतान की दृष्टि से। स्थान की दृष्टि से देशी और विदेशी था, समय की दृष्टि से दर्शनीय या मांग विनिमय पत्र और मुद्दती या सावधि विनिमय पत्र। इस उद्देश्य की दृष्टि से व्यापारिक विपत्र और अनुग्रह या सहायतार्थ विनिमय पत्र। भुगतान की दृष्टि से प्राप्य बिल और देय बिल। उम्मीद करते हैं ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है।